आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 को टारगेट करते हुए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 17। 16 प्रैक्टिस सेट हम खत्म कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि 11 स्टार 8 को इस तरीके से लिखा जाता है, 19 स्टार 7 को यहाँ पर लिखा जाता है और 14 स्टार 6 को 16 लिखा जाता है। तो बता दो कि 12 स्टार 9 को हम क्या लिखेंगे। तो इसमें कुछ पैटर्न हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर मैं 11 में से प्लस करती हूँ, अगर पहले तो प्लस माइनस से तो चेक करेंगे, प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा या फिर डिवाइड होगा, क्या हो रहा है वही तो हमें चेक करना है। तो देखो अगर मैं 11 में 8 जोड़ती हूँ 19, 19 से 6 कैसे बना सकती हूँ मैं? 19 से 6 कैसे बना सकती हूँ बताओ? 15 माइनस सॉरी 9 में से 6 13 माइनस करके बना सकती हूँ। तो यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लाई करने देखनी पड़ेगी। जैसे 19 और 7 में जोड़ूंगी तो कितना आएगा मेरे पास में? 26। 26 में से कितना घटाना पड़ेगा? फिर मुझे 13 घटाऊंगी तो आना चाहिए। नहीं, पर नहीं बन रहा। तो कुछ और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं 11 में से माइनस करती हूँ 3 और फिर 3 से मैं 6 कैसे बना सकती हूँ? 2 मल्टीप्लाई करके 2 से। ठीक है, यहाँ पर आती हूँ 19 में से अगर मैं 7 घटाती हूँ तो मेरे पास कितना आएगा? 12। 12 में मैं 2 की मल्टीप्लाई कर देती हूँ 24। ठीक है, तो फॉलो तो होता दिख रहा है लास्ट वाले में और अप्लाई करके देखते हैं। 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। 8 में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करती हूँ 16। इसका मतलब माइनस करो नंबर और उसको डबल कर दो। 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 3। 3 का मैं डबल करूँगी कितना आएगा? 6। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 में क्या है? कैलेंडर का क्वेश्चन है। द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2019 विल बी इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो कौन से जो कैलेंडर है और 2019 का कैलेंडर जो है वो सेम टू सेम होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारी लीप ईयर होती है, एक होती है हमारे पास लीप ईयर और एक होती है हमारे पास नॉर्मल ईयर। तो लीप ईयर जो होती है उसमें तो 366 दिन होते हैं, फरवरी जिसमें 29 डेज की हो जाती है, और नॉर्मल ईयर में क्या होते हैं? 365 दिन होते हैं हमारे। ठीक है, तो जो भी हमारा नॉर्मल ईयर होगा ना वो कब रिपीट करेगा? वो या तो 11 साल में रिपीट होगा या फिर वो 6 साल में रिपीट होगा। और जो हमारा लीप ईयर होता है वो हर 28 साल में रिपीट होता है। अब देखो लीप ईयर तो नहीं है, कैसे पता चला? जो भी लीप ईयर होता है ना, हम लीप ईयर कैसे चेक कर सकते हैं? जैसे 2016 है वो एक लीप ईयर है, तो हमें कैसे पता चला? हम ना जो भी हमारे पास में ये लास्ट के 2 डिजिट है इनको 4 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है तो यहाँ पे मैं 4 से अगर डिवाइड करूँगी तो ये दो 16 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये एक लीप ईयर है। ठीक है, अगर आपको सेंचुरी ईयर देखना है, जैसे 2000 है, मुझे देखना है लीप ईयर है या नहीं है, तो मैं 400 से डिवाइड करूँगी। ठीक है, तो जो भी हमारे पास में लीप ईयर सेंचुरी ईयर हो उनको आप 400 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि वो लीप ईयर है या नहीं है। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कम, 4 से 5 तो एक लीप ईयर है, लेकिन 3000 में आप 400 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा। इसका मतलब 3000 मतलब जो भी होगा ये हमारा लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे आप लीप ईयर चेक कर सकते हो। तो जो लीप ईयर होंगे वो हमारे कब रिपीट होते हैं? 28 साल में, और जो नॉर्मल ईयर होते हैं वो 11 साल में या 6 साल में। अब 11 साल में कब रिपीट होता है और 6 साल में कब रिपीट होता है ये देखते हैं। तो 11 साल में रिपीट होगा और 6 साल में तो तब रिपीट होगा जबकि वो ईयर जस्ट लीप ईयर के बाद का ही है। जैसे 2016 है, ये क्या एक लीप ईयर है। अगर इसके बाद जस्ट कौन सा है? 2017, तो 2017 नॉर्मल ईयर है। कब रिपीट होगा? ये 11 साल बाद नहीं 6 साल बाद रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर के जस्ट बाद आ रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो भी मतलब ईयर है वो लीप ईयर के जस्ट बाद आ रहा है, तो वो कब रिपीट होगा? 6 साल में। और जो जैसे 2018 है, नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर भी नहीं है और लीप ईयर के बाद का भी तुरंत नहीं है, तो ये कब रिपीट होगा? 11 साल में रिपीट होगा ऐसे। तो जैसे 2019 है, ये क्या 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 है? लीप ईयर है? नहीं है, लीप ईयर नहीं है। क्या ये लीप ईयर के जस्ट बाद आ रहा है? नहीं, इससे पहले तो 2018 है, वो एक लीप ईयर नहीं है। तो कब रिपीट होगा? 11 साल में। तो 2019 में मैं 11 ऐड करूंगी तो कितना आएगा? ये आएगा मेरे पास में 2030। कौन सा? ऑप्शन नंबर फोर्थ मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड में क्या है कि how many numbers are there which are immediately followed by a letter and immediately preceded by a symbol? क्या मतलब है इसका बात का? immediately followed by a letter यानी कि जो भी हमारे पास में एक नंबर है, हाउ मैनी नंबर बोला है ना, तो एक नंबर होगा इमीडिएटली फॉलोड बाय, जिसके जस्ट बाद एक लेटर होना चाहिए, जिसके बाद ए बी सी ऐसे कुछ करके लेटर होना चाहिए, इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ सिंबल। प्रेसिडेड का मतलब है पहले, इससे पहले क्या होना चाहिए? सिंबल होना चाहिए। तो नंबर, सिंबल, नंबर, लेटर। तो देखते हैं को कितने होंगे हमारे पास में ऐसे। तो नंबर्स को देखिए आप, जैसे 4 है, 4 के पहले कुछ तो है ही नहीं। 3 के पहले क्या होना चाहिए? सिंबल होना चाहिए। क्या 3 के पहले सिंबल है? नहीं है। 9 को उठाया, 9 के पहले क्या होना चाहिए? सिंबल, बाद में क्या होना चाहिए? लेटर। तो एक मिल गया हमें, यहाँ पर हम एक टिक लगा लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 को पकड़ा, 2 से पहले एक सिंबल होना चाहिए, नहीं है, तो ये भी हमारा इसको नहीं फॉलो करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे पास में क्या आना चाहिए? जैसे मैंने पकड़ा 7 को, 7 से पहले सिंबल है, उसके बाद क्या है? लेटर है, तो 2 मिल गए हमें। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में 3 को देखा मैंने, 3 से पहले एक सिंबल है, बाद में लेटर है, तो एक और मिल गया हमें। आगे बढ़ते हैं, 7 को पकड़ा, उससे पहले हमें तो सिंबल चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। इस 8 से पहले क्या है? सिंबल है, फिर क्या है? लेटर, तो हमें कितने मिल गए? 4 मिल गए। और देखते हैं हमारे पास में 6 क्या है? इस 6 से पहले सिंबल है, उसके बाद लेटर, तो कितने मिल गए हमें? 1 2 3 4 5, तो 5 ऐसे हैं जिनके पास जो है कि इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर एंड इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय अ सिंबल। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
फोर्थ में क्या है कि इंस्ट्रक्शन फॉर ईच गिवन इक्वेशन, हमें बताना है कि किसको इंटरचेंज करके जो है ये हमारी इक्वेशन सही हो जाएगी। तो सबसे पहले एक एक ऑप्शन करके रख के देखेंगे। सबसे पहले 2 और 9 को इंटरचेंज करो, तो 5 इंटू कितना करना पड़ेगा 9 प्लस 2 माइनस 8, तो सॉल्व करो इसको। 5 9 45 होते हैं, 45 और 2 कितने हो जाएंगे 47, और 47 में से 8 घटाए जाएंगे तो कितना आएगा 20, तो नहीं आएगा अभी, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। सेकंड पर आते हैं, 5 और 8 को इंटरचेंज कर दो, तो 5 की जगह 8 लिखा, 2 प्लस और 9 माइनस 5 कितना आएगा 8 दूनी 16, 16 और 9 कितने होते हैं भाई 25, 25 में से 5 घटाऊंगी तो 20 आएगा। इसका मतलब इन दोनों को इंटरचेंज करने से ये हमारी इक्वेशन राइट हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 2 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5th में क्या है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बता दो। तो पैटर्न कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने थे 3 क्रॉस थे, यहाँ पर 2 क्रॉस हो गए, ठीक है। अगले वाले में 2 प्लस हो गए, फिर इससे अगले में क्या होता है क्या होगा, देखो ये एक एक कम होता जा रहा है, इसका मतलब ये वाला जो है ये हमारे पास में डॉट है, ये भी 2 डॉट रह जाएंगे। तो कौन सा है ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3rd, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। बस पैटर्न हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास में। 6 में क्या है, अ बुक कंटेन्स 50 पेजेस, ऑन ईच पेज देयर आर 20 लाइन्स, इन ईच लाइन्स देयर आर 10 वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स डज दैट बुक कंटेन। तो उस बुक में कितने वर्ड है वो हमें निकालने हैं। तो एक बुक में कितने पेज है 50 पेज है, और ऑन ईच पेज देयर आर 20 लाइन्स, तो 50 पेज है तो हर पेज पर कितनी है 20-20 लाइन है, तो 50 पेजेस पर कितनी लाइन हो जाएंगी 20 लाइनें हो जाएंगी, ठीक है। फिर जो 20 लाइनें हैं 20 लाइन्स एंड ईच लाइन्स देयर आर 10 वर्ड्स, तो हर लाइन में कितने हैं 10 वर्ड हैं। तो अब ये कितनी हो गई हमारे पास में 50 पेज में 20 लाइन, और 20 लाइन में कितने हैं, तो 10 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो हमें वर्ड्स मिल जाएंगे। ये मेरे पास में टोटल इतनी लाइन्स हो गई बुक में टोटल, और 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे वर्ड्स मिल जाएंगे। तो बताओ कितना आ जाएगा मेरे पास में 10,000, कौन सा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या देखना है, बिल्कुल सेम टू सेम हमें एड्रेस देखना है कौन सा है। तो 70091 देखा, ये तो सब में सेम है भाई। 1515 भी देखा, सेक्टर ये हमारे पास में इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 7 ऐसे लिखा हुआ है तो ये नहीं आंसर हो सकता। और देखते हैं आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट लेक सिटी है, सॉल्ट लेक में क्या है थोड़ा गैप है, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो सॉल्ट लेक सिटी ब्लॉक, और यहाँ पर देखा ये डी भी, यहाँ पर डॉट नहीं लगा हुआ, और तो कौन सा ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 3rd मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8th में क्या है, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स केयरफुली, डिसाइड विच ऑफ द कंक्लूजन इज और आर ट्रू। तो देखना है कौन सा ट्रू होगा। किसका सवाल है, इनइक्वालिटी का सवाल है। पिछली वीडियो में हमने इनइक्वालिटी को बिल्कुल अच्छे से समझा था, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उस वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा। तो अब समझते हैं कि इनइक्वालिटी के सिंबल वगैरह तो हमने पिछली वीडियो में समझ लिए थे। अब देखते हैं, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, ये हमारे पास में कंक्लूजन है, किसका रिलेशन बताना है हमें। ये हमारे पास में अल्फा सिंबल है, अल्फा लग ही रहा है, अल्फा सिंबल है, और ये एट है। तो देखो सबसे पहले हम अल्फा, ये 2 हैं हमारे पास में, अलग अलग कॉमा लगाए हुए हैं ना बीच के, तो हमें अल्फा से एट के पास जाना है। तो अल्फा से एट के पास कैसे जा सकते हैं, पहले अल्फा से बीटा जाओ और फिर बीटा से रिलेट करके आप एट तक जा सकते हो। तो ये जो हमारे पास में अल्फा है, ठीक है, अल्फा से मैं बीटा का रिलेशन निकालूंगी तो क्या आएगा, मैंने बताया था इस सिंबल में से और इस सिंबल में से कौन जीत जाएगा, ये वाला जीत जाएगा। तो जो अल्फा है वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा बीटा से, ठीक है। और जो बीटा है वो हमारे पास में क्या है, वो एट द रेट से बड़ा है। देखो ये इक्वल है और ये हमारे पास में इक्वल, और इसमें से कौन जीत जाएगा, ये वाला जीत जाएगा, ठीक है। यानी मैं m की जगह एट रख सकती हूँ, तो बीटा ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, एट से। तो बीटा किससे होगा, ग्रेटर देन एट से। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर हम निकाले तो इन दोनों को ज्वाइंट करके हम कुछ निकालना चाहें तो क्या आएगा हमारे पास में, जो अल्फा है वो क्या है छोटा है बीटा से, और ठीक है, और ये जो एट द रेट है ये छोटा है बीटा से। तो बीटा की साइड ही हमें फेस खोलना है दोनों सिंबल के अकॉर्डिंग। इस साइड भी बीटा की साइड फेस होगा और इसका भी बीटा की साइड फेस होगा। तो क्या हम इससे कुछ निकाल सकते हैं कि वो छोटा होगा बड़ा होगा इक्वल, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, तो ये वाला कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। अब दूसरा देखते हैं, एट क्या होगा, वो हमारा लेस देन होगा किससे, ओम सिंबल से। तो देखते हैं होगा कि नहीं होगा। ये क्या है हमारे पास में, तो ओम सिंबल यहाँ पर है और हमें एट द रेट के पास जाना है। तो पहले बीटा के पास जाओ, तो देखो बीटा और ये ओम के बीच में ये रिलेशन है हमारे पास में, ठीक है। और बीटा का एट द रेट के साथ क्या रिलेशन है, बीटा का एट द रेट के साथ है कि बीटा ये बड़ा है, बीटा का किससे रिलेशन है, एट द रेट के साथ निकालना है, तो बीटा बड़ा है एट द रेट से, ठीक है। ये हमारे पास में है कुछ, तो हम क्या इससे निकाल सकते हैं कि ये जो एट द रेट है ये तो बड़ा हो गया, हमें निकालना क्या है, एट द रेट और ओम के बीच में क्या रिलेशन है। तो एट द रेट मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बीटा की साइड हमें फेस खोलना है और यहाँ पर ओम की साइड, तो ये इस तरीके से
आ जाएगा हमारे पास में कि जो है इसमें ओम की तरफ हमारा जो इसका मुँह है ये खुल जाएगा। तो इसको और इसमें से कौन जीतेगा? ये वाला सिंबल जीत जाएगा। हमने पिछली वीडियो में इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा था। तो जो एट द रेट है और ये वाला जो है, ये वाला कंक्लूज़न हमारा सही हो जाएगा। कौन-सा? ऑप्शन नंबर 2। तो कौन-सा आंसर हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन सेकंड इज़ ट्रू, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या है कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और उसके बाद क्या बनाएँगे? फैमिली डायग्राम बनाएँगे, फैमिली ट्री बनाएँगे सॉरी, ठीक है? तो हाउ इज़ एम रिलेटेड टू टी? एम कैसे रिलेट करता है टी से वो हमें बताना है। एम प्लस एन का मतलब क्या है? ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, यानी एम जो है वो वाइफ है, यानी वो फीमेल होगी। किसकी वाइफ है? एन की। तो ऑब्वियस सी बात है एन मेल हो जाएगा। फिर बोला गया है एन माइनस पी एन माइनस पी को देखना है, तो ए माइनस बी का मतलब है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी जो एन है वो ब्रदर होगा पी का। ठीक है, फिर पी इंटू एस का मतलब क्या है? ए इज द सन ऑफ बी, यानी जो पी है ना वो सन है। किसका सन है? एस का। तो एस उसका मदर या फादर होगा। फिर इसके बाद एस परसेंटेज टी का मतलब क्या है? ए इज द फादर ऑफ बी, यानी जो हमारे पास में एस है ना वो फादर है। किसका फादर है? टी का। तो टी भी इनका भाई या बहन होगा कुछ ना कुछ पर, लेकिन टी का हमें जेंडर नहीं पता चल पाया। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना पहले वाले का जेंडर पता चल रहा था। फिर बोला गया एम कैसे रिलेट करता है टी से, तो कैसे रिलेट करेगा एम टी से? एम इज रिलेटेड टू, तो एम का रिलेशन बताना है। इसका मतलब एम क्या है? एम का तो हमें जेंडर पता ही है। अगर टी का जेंडर पता होता ना तो हम कह नहीं सकते वो भाई होगा, बहन होगा, सिबलिंग होगा, ये बोल सकते थे। तो एम का जेंडर पूछा, एम तो क्या है? लड़की है, और क्या लगेगी? उसकी सिस्टर लगेगी। तो कौन सा? ये हमारे पास में सॉरी सिस्टर नहीं लगेगी। ये क्या है? ये एन क्या होगा? इसका भाई होगा, और ये इसके भाई की बीवी है। तो कौन सा? ब्रदर्स वाइफ। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बता दो। ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। देखो 3 प्लस हो गया, फिर 6 प्लस हो गया, फिर कितना प्लस हुआ है भाई? 3 में से 1 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 3 दूनी 6, दूनी 12, और यहाँ पर कितना है? 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 4, 4 में से 2 जाएगा 2। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, दूनी 48, यानी 47 में 48 प्लस कर दो। 8 7 15 1, 4 4 8 और 1 है 9। कौन सा? 95, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है कि पल्लवी एंड सोनाली टुगेदर बॉट 9 बुक्स एंड 9 कॉपीज। उन्होंने एक साथ 9 बुक्स और 9 कॉपीज खरीदी थी। पल्लवी स्पेंट इतने एंड सोनाली स्पेंट इतने 3,400 रुपीज। इफ ईच कॉपी कॉस्ट 4 टाइम्स एंड बुक डज, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बुक? बुक का प्राइस बताना है कितना होगा। तो देखो मान लेते हैं जो एक बुक का प्राइस है ना वो एक्स है, या फिर ऐसे कर लेते हैं बुक है और एक कॉपी है, तो बुक का प्राइस हमने बी मान लिया और जो कॉपी है उसका प्राइस हमने सी मान लिया। ठीक है, अब हमसे एक चीज बोली गई है, इसने 9 बुक और 9 कॉपीज खरीदे हैं। 9 बुक खरीदी है तो एन बी, एक बुक का प्राइस बी, तो 9 का कितना हो जाएगा? 9 बी प्लस एक कॉपी का प्राइस अगर सी है तो 9 कॉपीज का कितना हो जाएगा? 9 सी, और इसका इक्वल कितना होगा? दोनों का मिला के। पल्लवी और सोनाली दोनों मिला के खरीदे ना, तो दोनों ने स्पेंड कितना किया? टोटल बताओ कितना किया? 3800 प्लस 3400 हमने प्लस कर दिया, तो कितना आएगा मेरे पास में? आ जाएगा 7200। तो 7200 इसके इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं 9 कॉमन लूँ तो बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में? 7200। तो बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी भाई मेरे पास में? 800 आ जाएगी। अब एक चीज और लिखी हुई है इसमें कि इफ ईच कॉपी कॉस्ट 4 टाइम्स एंड बुक डज, तो मतलब जो बुक है ना और जो कॉपी है, कॉपी का प्राइस अगर बुक का प्राइस 1 है ना तो इसका प्राइस 4 है, यानी मैं लिख सकती हूँ कि बुक का प्राइस जो है, जो हमारे पास में कॉपी का प्राइस है वो 4 गुना है किसके? बुक के प्राइस के। लिखा तो हुआ है इसमें ईच कॉपी कॉस्ट 4 टाइम्स एंड बुक डज। ठीक है, तो यहाँ मैं सी की जगह क्या लिख सकती हूँ? बी प्लस 4 बी इज इक्वल टू कितना? 800 रुपए। तो 5 बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में? 800। इसको सॉल्व करती हूँ तो कितना आएगा? 5 एकम 5, और ये कितना आएगा मेरे पास में? 5 छंग 30, और ये 0। तो बुक के प्राइस कितना हो जाएगा? बुक का प्राइस ही तो हमें बताना है कितना है? 160। कौन सा? ऑप्शन नंबर फोर्थ मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे पास में, सिलेक्ट करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी टर्म आ सकती है। तो 345 से अचानक वो 60 हो गया कोई नंबर, तो बहुत छोटा हो गया भाई। 345 तो किसी का स्क्वायर रूट भी नहीं होगा, तो रूट या फिर जो भी स्क्वायर रूट वो भी नहीं होगा। तो 345 को हम कैसे बना सकते हैं कि वो 60 बन जाए? तो 5 तिया 15 चौका 60, यानी डिजिट को मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 तिया 15, और तो 5 इंटू 3 इंटू 1 किया हमने, सिर्फ डिजिट का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो कितना आया मेरे पास में? 15। ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या है? सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्या बनाएंगे? वेन डायग्राम्स बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन देखेंगे कौन सा फॉलो करता है कौन सा नहीं फॉलो करता है। सम कैट्स आर रेड्स, सम कैट्स कुछ ऐसी कैट्स हैं जो कि रेड्स हैं। ऑल कैट्स आर डॉग्स, जितने भी जो रेड्स हैं वो हमारे डॉग्स हैं। वेन डायग्राम तो आप लोगों को बनाना आता ही होगा। ऑल डॉग्स आर मंकी, जितने भी डॉग्स हैं ना वो हमारे मंकीज के अंडर आ जाते हैं।
फिर बोला गया है सम मंकीज़ आर कैट्स, कुछ ऐसे मंकी हैं जो कैट्स हैं। हाँ भाई देखो, मंकी देखो इसमें बोला गया था सम कैट्स आर रैट्स, कुछ जो रैट्स हैं वो, अब रैट्स का तो सारा का सारा पार्ट मंकी के अंडर ही आ रहा है, तो ये वाला पार्ट तो भाई कैट से मंकी का रिलेट कर ही रहा है, तो ये वाला तो हमारा फॉलो करेगा। दूसरा पढ़ते हैं ऑल मंकीज़ आर रैट्स, जितने भी मंकीज़ हैं ना वो सारे के सारे रैट्स हैं। नहीं, ये वाले जो बाहर वाले मंकी बच रहे हैं क्या ये रैट्स हैं? नहीं है, सिर्फ ये वाले तो हैं, ये वाले अंदर वाले तो हैं, ये तो नहीं है ना, तो ये वाला हमारा फॉलो नहीं करेगा। कंक्लूजन सेकंड वाला, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है कि अ मैन वॉक्स 31 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर। तो साथ साथ बनाते चलते हैं कि किस तरीके से 30, देखो डायरेक्शन कैसी होती है, ईस्ट और ये वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ हो गई हमारी, ठीक है। तो वो क्या चलता है 31 मीटर वेस्ट चलता है, तो 30 मीटर वेस्ट इस तरीके से चलेगा, ठीक है। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट में चलता है, तो ये इसका राइट हो गया और ये इसका लेफ्ट हो गया। क्या करता है वो, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, तो अपने लेफ्ट में जाता है और कितना चलता है 31 किलोमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है 31 मीटर चलता है। आफ्टर दैट ही टर्न टू हिज राइट, तो इसका राइट कौन सा होगा, ये इसका राइट होगा और ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, नीचे वाली डायरेक्शन में है ना भाई, तो 31 इस डायरेक्शन में चलेगा वो। अब क्या होता है फाइनली ही टर्न हिज राइट, तो ये इसका राइट होगा और ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, ये वाला ये राइट ये लेफ्ट। अब 31 मीटर और चलता है, तो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है वो बताना है, किस डायरेक्शन में कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, तो ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बता दो। सिंपल देखते हैं क्या हो सकता है। देखो 28 से कोई नंबर 14 हो गया, फिर 14 से कोई नंबर कितना हो गया, फिर 14 ही हो गया, फिर 21 हो गया। तो मैं कुछ बोल सकती हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ डिवाइड का खेल होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक नज़र में पता चल जाएगा कि पैटर्न क्या हो रहा है। तो 28 से 14 कैसे हुआ? आधा हो रहा है, इसका मतलब 28 इंटू क्या 0.5, 28 का आधा 28/2 लिख सकते हैं, तो 28.1/2 को 0.5 भी तो लिख सकते हैं भाई। तो फिर 14 में फिर यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई हुई, यहाँ पर 1 से हो गई, फिर यहाँ पर 1.5 और इधर 2 से, फिर इधर 3.5 से, तो यहाँ पर कितने से होगी भाई 1.5 से, यहाँ पर होगी कितने से 2 से, तो यहाँ पर 2.5 से, फिर यहाँ पर कितने से होगी 3 से, तो 105 दिया कितने होते हैं मेरे पास में 315। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या है कि ये वाली जो फिगर है ये आप किस में आप ढूंढ सकते हो, मतलब किस में छिपी हुई है। देखते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कुछ मिल रहा है हमें डायरेक्ट ऊपर से, और रोटेशन तो अलाउड है ही नहीं, तो सिंपल ऐसे ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ से तो कोई भी इस टाइप से हमें लाइन दिख ही नहीं रही, तो ये तो नहीं लग रहा मुझे भी, ये वाला भी नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर लाइन तो है लेकिन नीचे देखो यहाँ पर ऐसे तो जा रहा है, देखो ये यहाँ गया लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पर तो ये घूम के जा रहा है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखते हैं, यहाँ से एक सीधी लाइन आई, फिर ये इसको क्या जाना है, फिर सीधा जाना है, और फिर देखो ये मिल गया हमें छिपा हुआ, तो ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या है, 17 तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी हमने देखा था। बस आपको अगर आपको वो याद है तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में क्या है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बता दो। तो पैटर्न हमने कुछ ना कुछ फॉलो करना है। जैसे मेरे पास में 2 है, 2 को मैं 12 कैसे लिख सकती हूँ, 3 को 36, 4 को 80, 5 को 150, 6 को 252, 7 को 392, ठीक है। तो अगर आपने क्यूब्स याद किए होंगे तो ये क्यूब के आस-पास के नंबर से, क्यूब नहीं है लेकिन क्यूब के आस-पास के नंबर है। 125, 3 का क्या होता है 27 होता है, 4 का 64 होता है, कुछ-कुछ वो फॉलो कर रहा है। 2 का क्यूब कितना होता है भई 8 होता है, 8 में मैं कितना प्लस करूँ कि 12 हो जाए, 4 प्लस कर दो, 4 क्या है 2 का स्क्वायर है। ठीक है, कुछ ना कुछ देखते हैं अब आगे वाले नंबर्स पर फॉलो करता है या नहीं। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का स्क्वायर कितना होता है भई, ये होता है मेरे पास में 9 होता है, तो 27 प्लस 9 36 हो गए, फॉलो कर गया। इन पर भी अप्लाई करके देख लेते हैं एक बार। 4 का क्यूब कितना होता है 64, स्क्वायर कितना होता है 16, कितना आया 80, तो मतलब यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो क्या करेंगे 8 का हम करेंगे क्या क्यूब 512 और इसका स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे, 4 2 6 और 6 और 1 के साथ 576। कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या है कि if in the word electric all vowels are removed, which letter will be third from the left? थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट देखना है और सारे के सारे वॉवल्स हटा दो। वॉवल्स कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू, तो इनको हटा दो। तो ई हटा दिया, ई हटा दिया, और कौन सा वॉवल है आर हटा दिया, तो थर्ड फ्रॉम लेफ्ट। तो ये लेफ्ट है इधर से और इधर से राइट आता है ना, अपना लेफ्ट एंड राइट हैंड आप देख सकते हो। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, तो 1 2 3, कौन सा थर्ड फ्रॉम लेफ्ट टी। कौन सा ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या है, सम फ्रेंड्स
प्लान्ड ऑन अ लेज़र ट्रिप वेयर देयर हैड टू प्लान 96 ऑन ईटेबल्स, ठीक है? तो 96 रुपीज़ उनको टोटल पे करने थे। 4 ऑफ देम डिड नॉट कम, उनमें से 4 लोग जो थे ना, मतलब जितने भी लोग आने थे उनमें से 4 लोग नहीं आए। सो द रेस्ट ऑफ देम हैड टू पे 4 ईच एक्स्ट्रा, तो उनको 4 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े हर किसी को। द नंबर ऑफ द पीपल हू टर्न्ड अप ऑन द ट्रिप, तो कितने लोग आए थे वो हमें बताना है। तो अब मान लेते हैं कि एक्स लोग आए थे ट्रिप पे, जिनको बोला था कि हाँ भाई एक्स लोग आएँगे और वो टोटल मिला के 96 रुपीज़ देंगे। अब देखो, जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास में 10 चॉकलेट है, खाने वाले मेरे पास 5 हैं, तो हर किसी के पास कितना आएगा? 10/5 ही तो करूँगी, 10 दू 5 दूनी 10, यानी हर किसी के पास 2-2 चॉकलेट आ जाएँगी। तो उसी तरह से 96 रुपए मुझे टोटल देने थे। टोटल लोग कितने थे? एक्स, तो ये एक्स लोगों में बँट जाएँगे, यानी हर एक इंसान कितना देगा? 96/x देगा। अब क्या होता है, 4 लोग नहीं आते हैं। अब 4 लोग नहीं आते हैं, तो जैसे आप इसी एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे 10 में से मैं 5 लोगों में बाँट रही थी, अब क्या है, 10 ही चॉकलेट है, लेकिन सिर्फ 2 लोग आए हैं। 3 लोग नहीं आए, तो 10 जो है 2 लोगों में बँटेगा, यानी 5 माइनस 2, तो उसी तरीके से मैं लिख रही हूँ 4 लोग नहीं आए हैं, तो 96 पैसा तो अभी भी उतना ही देना है, लेकिन अब ये लोग कम हो जाएँगे, तो x माइनस 4 हो जाएगा। तो पहले एक एक पर इतना हिस्सा आ रहा था, अब एक पर इतना हिस्सा आ रहा है। अब इनके बीच का मुझे डिफरेंस दे रखा है। सो द रेस्ट ऑफ देम हैड टू पे 4 ईच एक्स्ट्रा, 4 ईच एक्स्ट्रा, यानी इनका डिफरेंस कितना है? अब हर किसी को 4 रुपए ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, तो 96 अपॉन में x माइनस 4 माइनस 96 अपॉन में x इज़ इक्वल टू कितना? 4 के इक्वल आएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको पूरा सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, देन आप इसको सॉल्व करना तो x की वैल्यू आप निकाल लोगे। और दूसरा ऑप्शन क्या है? सिंपल, ये जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं इनको रख के देख लो, जौन-सा भी फॉलो करे वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर 8 रखती हूँ, 8 में से जैसे मैंने इसकी जगह x की जगह रखा 8, तो 96 माइनस 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, माइनस 96 अपॉन में 8, तो देखो करता है या नहीं करता? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4 से काटूँगी तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 में से 12 जाएँगे, 12 बचेंगे, लेकिन हमें तो 4 आना था, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इसको देखते हैं 12 को उठा के, 12 में से 4 जाएगा 8, 96/8 माइनस 96 अपॉन में 12, तो 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 से 12 अट्ठे 96, 12 में से 8 जाएगा 4, तो ये फॉलो कर रहा है, तो ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। चाहे आप ऐसे भी देख सकते हैं ऑप्शन से भी, चाहे तो आप इसको पूरा सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।